अभी 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उसी का सेलिब्रेशन था। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं, तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है, तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। 80th ईयर शुरू हो चुका है, 79 पूरे कंप्लीट हुए, तो ये 80th सेलिब्रेशन भी बोला गया क्योंकि वो फर्स्ट डे काउंट करा जाएगा। तो अभी जो साल चलेगा इंडिपेंडेंस डे का वो कौन सा आ गया? 80th ईयर, ठीक है, 80th है ना। यहाँ पर हर साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेड फोर्ट से अपनी स्पीच देते हैं, इस बार भी दी। कुछ आउटकम्स निकल के आए, मतलब इन शॉर्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अपनी तारीफ करती हैं कि हम थ्रू आउट इन ईयर्स में हमने क्या क्या काम करे। सारा तो आपने देख लिया होगा, सुन भी लिया होगा, तो मैं वो वाले पॉइंट्स यहाँ पे पिक करने जा रही हूँ जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट में जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे दिमागी नक्सलीज, ये टर्म बड़ी चली हुई थी, अब चल रहा है इंडिपेंडेंस डे, और दिमागी नक्सली जैसी जो स्टेटमेंट्स है वो अराइज कर जाती हैं। होनी तो नहीं चाहिए, पर पॉलिटिकल पार्टीज को खुद का भी देखना होता है। हाँ बिल्कुल वही है, बट यहाँ पे बोला कि हमारा इसको लेके भी कुछ बोलना नहीं था, इसको लेके भी कुछ बोलना नहीं था, फिर किसको लेके बोलना था वो हमें नहीं है पता। और द हिंदू में आज के आप आर्टिकल्स भी देखोगे तो ऑपोजिशन बोल रही है हमें बोला हमें बोला, उधर से जो रूलिंग पार्टी है वो डिनाई कर रही है हमने नहीं बोला हमने नहीं बोला। तो ये दिमागी नक्सल, मतलब इंटेलेक्चुअल नक्सल्स, ये जो आइडियोलॉजी ये बोलते हैं कि आप पेपर पे लिख के बोल देते हो और आपकी वजह से बाद में वायलेंस भी हो जाते हैं, या जो लोग हैं वो रीजन की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो वो आप पढ़ सकते हैं अपने एंड पे। अभी हम जो काम की चीजें हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी के 5 पॉइंट रोड मैप को यहाँ पे दिखाया गया विकसित भारत को लेके। 5 की जगह पे कई जगह 7 पॉइंट भी लिखे हैं, क्लैरिटी नहीं होती कई बार, तो हम 6 पॉइंट लेके चलेंगे, ना 5 ना 7, बिल्कुल बीच में 6। तो पॉइंट क्या है तो देख लेते हैं उनको। सबसे पहले 5 पॉइंट, आजकल ये पॉइंट बड़ा में चल रहा है, जैसे इसराइल और पैलेस्टीनियन 15 पॉइंट है ना, प्रपोजल प्लान जब भी आते हैं 15 पॉइंट, तो ऐसे ये 5 पॉइंट है। सबसे पहले तो की आउटकम्स जो निकल के आई, नंबर 1 इज यूथ, जॉब एंड एआई स्किल्स। सबसे पहले बोला कि यूथ ही क्या होगा, जो जेनजी को भी मेंशन करा गया कि यही आने वाले कल में हमारा रिजल्ट लेके आएंगे कि हमारी कंट्री कैसे ग्रो करने वाली है। तो सबसे पहले तो यूथ के ऊपर फोकस करा कि विकसित भारत तो हम बनेंगे बाय 2047, पर किसकी वजह से बनेंगे? बिकॉज ऑफ यूथ। 1 करोड़ यूथ हैं जिनको एआई स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, पर अगले साल, अभी अगले साल आएगी, अभी सिर्फ बोला हुआ है, ठीक है, कब करवाएंगे? नेक्स्ट ईयर। तो 1 करोड़ यूथ को एआई स्किल प्रोवाइड करनी है बिकॉज दिस इज द डिमांड ऑफ टाइम, पर अगले साल करवाएंगे, अभी नहीं करवाएंगे, तो अगले इंडिपेंडेंस डे पे आप क्वेश्चन करना। उसके बाद फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क प्रोवाइड करा जाएगा ताकि जो कॉस्टली प्राइवेट कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करा जाए। इस पे मैं कुछ बोलूंगी नहीं, रीजन बिहाइंड, आप भी प्राइवेट कोचिंग एरिया में बैठे हुए हो, मैं इसके फेवर में भी हूं, मैं इसके फेवर में नहीं भी हूं, क्योंकि अगर स्कूल बहुत अच्छे चल रहे होते गवर्नमेंट स्कूल, तो हम मान भी लेते कि बहुत बढ़िया टीचर लेके आएंगे और आपको कोचिंग हाई क्वालिटी की मिलेगी। पहले इनके लिए टास्क है कि अच्छे टीचर्स लेके आओ, उसके बाद ये फ्री हो सकती है। एंड नंबर 2 इज, अच्छा ये महंगी हुई तो हुई क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का फेलियर रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर रहा होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा इमर्ज कर गया। आपको लगता है हो पाएगा इंप्लीमेंट? एक टाइम पे लैपटॉप्स के थ्रू इन्होंने कोर्सेज भी दिए थे कि एनसीईआरटी पूरा हम आपको वीडियोस के थ्रू करवा देंगे। लिटरली वो लड़की बोल रही है, बस बोले जा रही है, समझाना भी पड़ता है। 11th-12th में तो उनको समझना पड़ता है, कोई लाइन खींच के चला गया, ग्राफ बना के चला गया, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा वो समझाना भी पड़ता है। इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर क्या वो इंटेंशन है? क्या वो जो गवर्नमेंट टीचर्स भी बैठे हुए हैं, क्या उनका इंटेंशन है कि उस लेवल का हम पढ़ा सके? गिन चुन के 10 उठाएं, एक टीचर निकलता है जो बहुत बढ़िया पढ़ाता है, ये वाला केस सिनारियो बन गया। प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तुम नहीं करोगे तुमको निकाल दिया जाएगा, तुम्हें पता है वो चीज, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इनको पता है कि सैलरी आ जाएगी, तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी निकल के आते हैं। अदरवाइज ये जो फ्री ऑनलाइन कोचिंग है, अगर ये एप्लीकेबल हो जाती है, दैट इज वेरी गुड टू गो उनके लिए
जो कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी इसकी नहीं पा पाते हैं। पर ये गवर्नमेंट के लिए पहला चैलेंज है, अभी हुआ नहीं है, कहाँ पे आप ये ले पाओगे, पर अभी होगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट इज टैलेंट हंट फॉर 5 to 15 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि 2036 में ओलंपिक्स इंडिया में होंगे, तो बोला गया कि हम टैलेंट हब बनाएंगे। स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर बच्चे कितना फेस करते हैं वो आप सभी ने देखा हुआ है। स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर बात कर रही हूँ मैं, कोई क्रिकेट को अगर थोड़ा सा साइडलाइन कर लूं, बाकी सारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इसमें बोला गया है कि हम क्या करेंगे, हब बनाएंगे, और ताकि जो 2036 में हमने होस्टिंग भी करनी है ओलंपिक्स की, अच्छे खासे मेडल भी आ सके। स्पोर्ट्स पर्सन का तो ऐसे है, एफर्ट खुद ही मारता है, जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता है बच्चा, एफर्ट वो पहले खुद ही मारता है। जब मेडल मिल जाते हैं उसके बाद गवर्नमेंट अचानक से आगे आती है। इसी पार्टी की बात नहीं हो रही, हर पार्टी की, हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही करती है। नेक्स्ट है स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना है। 2.5 लाख प्लस रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, 1 लाख करोड़ इनोवेशन फंड यहाँ पे मिलेगा। टीचर आप बोल रहे हो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर के लिए सिर्फ एक बोर्ड चाहिए होता है, एक चौक चाहिए होती है, सारी चीजें तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। मैं इतना बोल रही हूँ कि मैक्सिमम आज के टाइम पे अगर आप देखें, इंटेंशन नहीं बचा हुआ है टीचर्स का, सबको मैं नहीं बोलूंगी, पहले था ये, पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले एक बोर्ड होता था और उस पर भी चौक से लिखा जाता था। बाद में तो चौक भी कलरफुल आ चुकी है, पिंक ब्लू, मतलब जो एक्सेसिबिलिटी है वो ट्राई करी जाती है सरकार की तरफ से कि आपको प्रोवाइड करी जाए। पर क्या आप विलिंग हो, आपके अंदर वो इंटेंशन है कि मेरे को पढ़ाना है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क उठता है। कई जगह पे होंगे बहुत बढ़िया टीचर, जो मॉडल स्कूल भी बनते हैं बाद में कि देखो गवर्नमेंट स्कूल से कितने ज्यादा आई, पर डिक्लाइन हुआ है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एजुकेशन का लेवल था वो डिक्लाइन होता हुआ अपने को दिखा है। गवर्नमेंट करती है, इवन गवर्नमेंट टीचर्स को सेलेक्ट करके फॉरेन कंट्रीज में भी भेजती है कि वहां जाके आओ और आइडियाज अडॉप्ट करो। जर्मनी में गए हैं, अभी पंजाब का एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ से भी 100 टीचर्स भेजे गए थे। तो मल्टीपल स्टेट्स के अंदर ये पॉलिसी अडॉप्ट करी जाती है। आप जो बोल रहे हो ना, एक और अथॉरिटी हम बना देंगे, पहले वो जो एनईपी बनाया उसको तो ठीक से इंप्लीमेंट कर लें, अभी उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। एनईपी जब आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2020 में कोविड-19 का टाइम पीरियड था, क्या वो इंप्लीमेंट हो पाया? अभी 10% से भी नीचे चल रही है उसकी इंप्लीमेंटेशन। उसमें सब कुछ है जो आप बोल रहे हो ना कि ऐसे अथॉरिटी होनी चाहिए, उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग भी है, पर वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रही है। कई एरियाज में आपने सुना होगा कि स्कूल्स को या तो मर्ज कर दिया गया, सुना ये, या तो स्कूल्स को शट डाउन ही कर दिया गया। वो क्यों करा? क्योंकि बच्चे ही कम है स्कूल के अंदर, तो इतने सारे टीचर्स को रख के आप करोगे क्या? बर्डन आएगा, जो क्योंकि उनकी सैलरीज भी जानी है, बाद में रिटायर होंगे, पेंशन भी जानी है। पर क्या उस लेवल के बच्चे हैं? हिमाचल में हुआ भी है, थोड़े टाइम पहले की बात है, कुछ मर्ज करेंगे एंड कुछ को शट डाउन भी कर दिया गया। हाँ, इनडायरेक्टली तो जा रही है। देखो, बना तो देंगे, पर क्या वो प्रैक्टिकली हो पा रहा है इंप्लीमेंट? वहां पे क्वेश्चन मार्क है सबसे बड़ा। इंप्लीमेंट, आईएएस ऑफिसर तो खुद बोलते हैं कि 3 चीजों के चार्ज हमारे पास ही पड़े होते हैं, तो उनके पास तो एक्स्ट्रा काम पड़ा हुआ है, कायदे से जाना तो चाहिए इस साइड। पर अभी के लिए मेन जो मुद्दा है वो एनईपी को लेकर, पहले उसको ठीक से अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो उसमें सारी चीजें हैं। टीचर्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी लिखी हुई हैं कि कैसे आप बेटर इकोसिस्टम बच्चों के लिए डेवलप कर सकते हैं। बच्चे तो पहले भी पढ़ते थे, बच्चे आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे पहले भी वो जो चौक एंड बोर्ड का यूज करके थे उसी से समझ जाते थे चीजें। आज के टाइम पे एबीसीडी लगा के उसके बाद भी हम ये बोल देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मतलब वो नहीं लग पाई प्रॉपर, या फिर स्क्रीन नहीं लग पाई। स्क्रीन तो बड़ी है या नहीं लगी हुई है, स्क्रीन से तो और इम्पैक्ट पड़ रहे हैं आज के टाइम पे बच्चों की जो ग्रोथ है 5-7 साल तक, उनकी आईज वगैरह प्रॉपर मूवमेंट जो होती है उसको सीखती है। आज के बच्चों में ना एक दिक्कत आई है, वो जैसे फोन पे देखते हैं ना, तो दोनों जो लेंसेज होंगे एक पॉइंट पे आ जाएंगे सेंटर की तरफ को, वो उधर को ही रह जा रहे हैं। और बहुत सारे ये बच्चों में ना बहुत सारा देखा जा रहा है आज का, जिनका ये स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कई जगह पे सीलन आ रखी है, तो उसमें तो कौन ही बैठेगा पढ़ने को। सीलन आ रखी है, वहां पे तुम पढ़ने बैठे हो, नहीं मन करेगा वहां पे, बच्चों का तो स्पेशली, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। बट यहाँ पे बात हुई टीचर्स की, यहाँ पे आ रखी है, ये कभी कभी बाढ़ आती है, ऊपर ऊपर है। चलो ठीक है, तुम बच्चे नहीं हो, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, यहाँ पे हम उनकी बात कर रहे हैं जो अभी एबीसीडी सीखेंगे, तुम तो मैच्योर हो चुके हो। चलो ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए भी पैसा लाया जाएगा। दिक्कत हर जगह पे ही है, ये नहीं हम बोलेंगे कि यहाँ पे ज्यादा ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे टीचर नहीं है। कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, शायद टीचर उतने नहीं होंगे, कहीं स्कूल्स में अच्छे टीचर्स भी होंगे। सो ये ऐसे ही चलता है ग्राफ इस तरह से, कहीं जगह पे या तो बिल्कुल नीचे चली जाएगी पीक डिप्रेसिव, कहीं जगह पे हाई भी जाएगी, मतलब अच्छी क्वालिटी के भी मिलेंगे। देन सेकंड जो यहाँ पे आउटकम निकल के आया, दैट इज आत्मनिर्भरता एंड एनर्जी सिक्योरिटी। अब आत्मनिर्भरता इंडिकेट कर रहा है कि वेस्ट एशिया में इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये ईरान इसराइल वाला सारा इशू हुआ, उसके बावजूद भी हम सेल्फ रिलायंट बन पाए। इथेनॉल कि देखो हमने ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शंस है उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया हुआ है। दूसरा इन्होंने बोला जियोपॉलिटिकल टेंशंस इतनी सारी रही, और इसी स्टेटमेंट के ऊपर आज एक एडिटोरियल भी आ रखा है द हिंदू में, उसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ खास है नहीं। ये बोला गया उसमें कि वेस्ट एशिया
अब सिर्फ हमारे लिए चॉइस नहीं है, हमें अपना स्टांस क्लियर करना पड़ेगा। मतलब वो जो इजराइल और पैलेस्टीनियन है वहां पे भी हम 2 स्टेट नेशन का दे देते हैं कि हम उसको सपोर्ट करते हैं, दोनों अपनी अपनी स्टेट फॉर्म करें, दोनों अपना एडमिनिस्ट्रेशन लीड करें। बट एनीवेज वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसको आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा पॉलिटिकल है, इस वजह से हम नहीं कर रहे। नंबर 2, ऑयल, फर्टिलाइजर, मेडिसिन, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी, इन क्रिटिकल रिसोर्सेज को भी हम अब स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह देख रहे हैं। कैसे? सेमीकंडक्टर को लेके पहले हमने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 लॉन्च करा, जहां पे हमने कुछ फैसिलिटीज मेंशन कर दी 12 कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इधर ही रेडी करेंगे, यहीं पे असेंबली करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। फिर हमने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 अनाउंस कर दिया, क्यों? ताकि वो जो रेजिलियंट सप्लाई चेन कई बार डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो विद इन इंडिया ही हो। तो बोला गया कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। आफ्टर दैट न्यूक्लियर टेक में अगर देखेंगे तो अभी के लिए 8 गीगावाट की एनर्जी हमने न्यूक्लियर टेक के जरिए जनरेट करी हुई है। इसको हमने टारगेट सेट करा है कि 2047 तक लेके जाएंगे 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी। चैलेंज है अपने में, क्योंकि टाइम कम है, और जो यहाँ पे टारगेट रखा है 100 गीगावाट का, ये अपने में ही चैलेंजिंग है। वो 2047 और इन जो आने वाले टाइम पीरियड है उन्हीं में देखने को मिलेगा कि कर पाएंगे अचीव या नहीं। देन उसके बाद बोला इस टारगेट को अचीव करने के लिए 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर भी हम डेवलप करेंगे। और इवन याद रखना, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है जिनकी कैपेसिटी 20 to 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक तक की होती है, इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर 20,000 करोड़ रुपए का पैसा भी लगाया हुआ है। नेक्स्ट इज ऑयल एक्सप्लोरेशन को एक्सपांड करना है, बताना जरा स्कीम। समुद्र मंथन, वेरी गुड, समुद्र मंथन, उसमें बोला गया है ना ऑयल एंड गैस के जो रिजर्व्स हैं, आपका ये गोदावरी आ गया, कृष्णा, कावेरी और अंडमान एंड निकोबार वाला जो बेसिन है, उसके अराउंड हाइड्रोकार्बन को हमने एक्सप्लोर करना है। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें हम काम ठीक ठाक कर रहे हैं। सोलर एनर्जी जहां पर पहले 2 गीगावाट पे थी 2014 में, ये अब पहुंच चुकी है लगभग 160 गीगावाट। तो मतलब हम अपने टारगेट अचीव भी कर रहे हैं, कुछ टारगेट हमने फ्यूचर के लिए भी रखे हुए हैं। नेक्स्ट, स्पीड एंड गवर्नेंस रिफॉर्म, जैसे वो 2 इंजन सरकार ऐसे ऐसे चलती थी कैंपेन्स, तो यहाँ पे बोला स्पीड एंड गवर्नेंस में भी हमने स्पीड हमने अटेन करी है, एफिशिएंसी हम लेके आए हैं, फेयरनेस लेके आए हैं, एंड दूसरा गवर्नेंस में भी बड़े सारे रिफॉर्म्स करे हैं। फास्टर डिसीजन मेकिंग है, मतलब अब ज्यादा पेपर वर्क नहीं रहता, डिले हम बहुत नहीं करते, बस इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करते हैं। टैप वाटर कनेक्शन दिए गए, बताना स्कीम का नाम, जल जीवन मिशन, हाँ मिशन आ गया। तो टैप वाटर कनेक्शन दिए, पर कंप्लेंट्स आई कि टैप वाटर तो लग गया है पर पानी नहीं आता है उससे, तो वो चलो एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करा गया जिसके जरिए पानी वहां पे पहुंचेगा। नेक्स्ट, गैस कनेक्शन दिए गए, बताना स्कीम। हाँ, उज्ज्वला या उज्जवल, हो गया कंफ्यूज, हाँ ठीक है, ए आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे गैस कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद टॉयलेट्स एंड हाउसिंग, ये भी प्रोवाइड करी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना। डिफेंस प्रोडक्शन, आज के टाइम पे हम सेल्फ इंडिजनाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अभी लास्ट वीक ही आपने देखा अग्नि 4 में न्यूक्लियर वॉरहेड को भी टेस्ट कर लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इस पे भी काम कर रहे हैं। रेलवे सेक्टर आ गया, रेलवे में जैसे रिसेंट एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन ट्रेन, आपने देखा, इनोवेटिव एग्जाम्पल है जो जींद रीजन ऑफ हरियाणा से शुरू करी गई। पेटेंट्स एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन, पेटेंट्स आगे, जैसे आप कोई चीज सोचते हो, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करते हो, फिर वो आइडिया आपको बिलोंग करता है क्योंकि आपने रिसर्च करी उसके ऊपर, डेवलपमेंट करी उसकी, पैसा लगाया उसके ऊपर। तो पेटेंट्स और डिजिटल ट्रांजेक्शन ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं इन इंडिया। तो मतलब कहीं ना कहीं जो आउटकम्स हैं वो फटाफट से निकल के आ रही है। अगला बोला ग्लोबल मार्केट एंड एक्सपोर्ट पुश। आजकल हम बड़े सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, मोर देन 40 कंट्रीज के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे हैं, ताकि जो चीजें हैं उनको हम फटाफट से बेच सकें डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। इंडियन प्रोडक्ट आज के टाइम पे अगर देखें तो कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्केल को लेके बहुत ज्यादा compete करती है। जैसे आज के टाइम पे $1 की वैल्यू आप देखोगे लगभग ₹95.17 के आसपास ये चल रही है। अब इसको बोलेंगे रुपये की डेप्रिसिएशन हुई है, क्योंकि $1 के लिए आपको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। वहीं पे अगर ये वैल्यू होती लगभग ₹8 के पास में, तो इसको हम बोलेंगे अप्रिशिएट हुई है रुपये की वैल्यू। इसके कंपैरिजन में अप्रिशिएट मतलब अब $1 के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? सिर्फ 80। अब होता क्या है, साइड में और भी कंट्रीज भी तो टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, हम भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पर साइड में कॉम्पिटिटिव ज्यादा है, बांग्लादेश वगैरह। पर जैसे यूके के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा, यूरोपियन यूनियन के साथ FTA साइन करा, तो उन्होंने क्या किया, हमें बोला कि टैरिफ आपके ऊपर हम कम लगाएंगे, टैक्स आपके ऊपर कम लगाएंगे, तो हम भी ग्लोबली फिर कंपीट करने आ जाते हैं। क्वालिटी को लेके हमेशा इशू रहा है इंडिया की तरफ से, कई बार पेस्टिसाइड का लेवल हमारा ज्यादा पकड़ा गया। इथाइलिन ऑक्साइड, ये पेस्टिसाइड की फॉर्म में डाला जाता है, ज्यादातर मसाले वगैरह जो होते हैं, मसालों को ड्राई रखना जरूरी होता है, और वहां पे कई बार जो छोटे मोटे पेस्ट हैं वो बैठ जाते हैं और फिर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं। पर इथाइलिन ऑक्साइड की भी जो क्वांटिटी है वो एक टाइम पे 30% एक्सीड कर चुकी थी, तो उसकी वजह से क्लेम भी लगे थे। बट खैर आज के टाइम पे हम कंपीट कर रहे हैं। और यहां से निकल के आता है सप्तधारा, ये जो
धारा है, अमृत धारा एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। सप्त धारा से याद रखना, सप्त मीन्स यहाँ पे 7 एंड धारा इंडिकेट कर रहा है स्ट्रीम को। तो मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, ग्रीन इकोनॉमी एंड सॉफ्ट पावर। आंसर में लिख सकते हो कहीं पे, जब मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड या फूड प्रोसेसिंग का आंसर लिख रहे हो वहां पे बोल सकते हो वन ऑफ द सप्त धारा में से ये चीज भी मेंशन करी गई थी। इस तरह से यूज करना है, सातों के सातों तो आपको एक आंसर में कभी भी नहीं लिखने पड़ेंगे। तो वन ऑफ द सप्त धारा ही वहां पे वर्ड यूज करना है, 7 नहीं, स्ट्रीम नहीं, सप्त धारा, क्योंकि यही टर्म्स यहाँ पे ऑफिशियली यूज करी गई है। हाँ, यस ऑनलाइन, यस योगा आ जाएगा इसमें एग्जाम्पल। सॉफ्ट पावर में योगा भी काउंट करा जाता है। आजकल जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं वो याद है, समुद्र में सम्मान, है ना, समुद्र में योग, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो भी सॉफ्ट पावर को इंडिकेट करता है कि दूसरी कंट्रीज के साथ योगा के थ्रू हम यूनाइट कर रहे हैं। कल्चरल एक्सचेंज, वो भी सॉफ्ट पावर में आता है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर में आया। आपके वर्ड जो है वो सॉफ्ट होने चाहिए, हार्श हुए तो रिलेशन डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो सॉफ्ट पावर में मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। आयुर्वेदा सॉफ्ट पावर, इसके लिखते हैं ना आज के टाइम पे आयुर्वेदिक कोऑपरेशन। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाते हैं, उनका भी अपना इंडिजिनस कल्चर है, तो उसमें भी आ जाती हैं सारी चीजें। नेक्स्ट, फोकस ऑन 6G, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस एक्सपोर्ट, ग्लोबल स्केल फूड एक्सपोर्ट, सारी चीजें आ गई यहाँ पर। बाकी पांचवा, विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। एक अमेंडमेंट हुआ 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत बोला गया है कि जब अगला सेंसस हो जाएगा और उसके बाद डिलिमिटेशन हो जाएगा तो 33% रिजर्वेशन दी जाएगी विमेन को इन पॉलिटिकल स्फेयर, लोकसभा में भी और स्टेट असेंबली में भी। अभी के लिए इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, बस इन्होंने बोल दिया कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये बोलेंगे कि आप भी इसको सपोर्ट करिए। बाकी कर ही रहे हैं सारे वैसे सपोर्ट। अभी वो सारा इशू चल रखा है डिलिमिटेशन वाला, एक दिन ले लेंगे उसके ऊपर भी, वैसे हो गया वो 2-3 बार शुरू में हमने कर रखा है, बट स्टिल फिर से कर लेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये उसी की बात हो रही है जिसके तहत ये 33% रिजर्वेशन बोला गया है विमेन को लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के अंदर। बाकी ये जो भी चल रहा है डिलिमिटेशन और जो सब्सिक्वेंट सीट एलोकेशन करी जाएगी। डिलिमिटेशन का मतलब होता है आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थोड़ी थोड़ी फेरबदल करते हो ऑन द बेसिस ऑफ दियर पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस। पहले सेंसस होना जरूरी है, उसके बाद आप डिलिमिटेशन करोगे। अभी सरकार यही कर रही है कि पहले डिलिमिटेशन पे फोकस कर रही है, बाद में सेंसस बोल रही है, और सेंसस पुराने वाला उठाना पड़ेगा। फिर तो आपकी स्कीम में फिर से वो सारी हर्डल्स आएंगे, आपके पास पॉपुलेशन का एक्यूरेट डाटा नहीं होगा। तो सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए, ना कि डिलिमिटेशन पहले होना चाहिए। फिर पॉपुलेशन का जब हमारे पास एक्यूरेट डेटा आएगा उसके बेसिस पे हम इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में जो बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर यहाँ पे इमेजिनेटरी आप सोचोगे क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पे ये चेंज करे जाएंगे। तो अभी तो खैर ये चल रहा है। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस की बात करी गई। नक्सलिज्म को लेके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बहुत एक्टिवली काम करा। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे चलाए गए। जैसे मैं अगर बोलूं ऑपरेशन डिमोलिशमेंट, डिमोलिशमेंट का मतलब था कि जो भी स्टैच्यू या जो भी मॉन्यूमेंट आइडियोलॉजी ऑफ नक्सलवाद को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं उसको हम तोड़ देंगे। तो डिमोलिशमेंट, तोड़ देना की चीजों को। तो बोला इसके ऊपर भी हमने बहुत ज्यादा फोकस करा है। आज के टाइम पे जो रेड कॉरिडोर इसकी वजह से बना हुआ था वो हमने डिक्लाइन करवा दिया है। और फोकस एरिया में ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम, ये डिफेंस की कैटेगरी में आप लिख सकते हैं। हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज है, इनको बना भी रहे हैं, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो दीज वर द 6 पिलर्स जो मेन थे इस अनाउंसमेंट के अंदर। बाकी आर्टिकल्स बहुत सारे आ रखे हैं। अब अगर आपको टाइम लगेगा आज द हिंदू में सर्च कर लेना, बस की स्पीच करना सर्च और साथ में लिख लेना कोई एडिटोरियल, द हिंदू लिख लेना साथ में। मल्टीपल आर्टिकल्स इसके ऊपर आ रखे हैं, सारे पॉलिटिकल हैं, नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा। डन। तो इंपॉर्टेंट था ये, आप अपने मेंस में इनको यूटिलाइज कर सकते हो। डायरेक्टली कभी नहीं आएगा ऐसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की 2026 की स्पीच के बारे में बताओ कि क्या की आउटकम निकल गया, ये ऐसे कभी भी नहीं आएगा। ये यूज होंगे, जैसे सप्तधारा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया। आपसे पूछा जाए कि थ्रू आउट दीज डेकेड ऑफ, ये डेकेड ही हो गया ऑलमोस्ट, कि इसमें जो गवर्नेंस है उसमें क्या क्या शिफ्ट आए हैं। यूथ के ऊपर फोकस कर लेना, एआई स्किलिंग के ऊपर, विमेन के ऊपर, नक्सलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, डिफेंस आ गया, सेमीकंडक्टर्स आ गए, ये सारे वर्ड्स आपके आंसर में आ सकते हैं।